नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको सामाजिक अध्ययन की चतुर्थ सेमेस्टर की 5 क्लासेस दी जा चुकी हैं। यदि आपने अभी तक वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में टच करके पहले प्लेलिस्ट देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। यह चैनल आपको चतुर्थ सेमेस्टर के सारे विषय क्रमवार तरीके से पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार आपको एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो दी जा रही है और साथ ही साथ आपको मैराथन क्लास दी जा रही है, जिसमें विगत वर्षों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। रोमेश सर के द्वारा सामाजिक अध्ययन आपको पढ़ाया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और यह प्लेलिस्ट आप अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको आप आगामी शिक्षक भर्ती में अपने साथ देखना चाहते हैं। अब आप रोमेश सर के साथ क्लास का एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल नितेश पांडे में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो आज नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान। तो आज देखेंगे कौन कौन से उदारवादी नेता थे और कौन कौन से उग्रवादी नेता थे। तो कुछ मुख्य बिंदु आपको बताए जा रहे हैं, उन्हीं नेताओं के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, गोपाल कृष्ण जी के बारे में, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताया दे रहा हूँ, कुछ डिस्कस कर दूंगा और आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे। महात्मा गांधी एक युग पुरुष और युग निर्माता थे। वे एक प्रख्यात वकील, कर्मठ सिपाही और चतुर राजनीतिज्ञ थे। उसमें उनके में अनेक गुण, बहुत सारे गुणों से वो विभूषित थे। विश्व में उन्होंने नए अस्त्र सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इन्होंने किसी भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। सत्याग्रह के माध्यम से, मात्र आंदोलन के माध्यम से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने शुरू में इनका बहुत मजाक उड़ाया, परंतु अपने महान आदर्शों को अपनाए हुए इन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। साथ ही इन्होंने समाज में बहुत सारे सुधार किए। तो गांधी जी ने वास्तव में ही भारत का पुनर्निर्माण किया। तो इनके प्रारंभिक जीवन में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी जो राजकोट रियासत के दीवान थे, इनकी माता पुतलीबाई थी। इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे और वहाँ से ही वकालत पास करके लौटे थे। यहाँ वकालत करने के बाद सन 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत की प्रैक्टिस करने चले गए। गांधी जी ने वहीं गोरे काले के भेद से पीड़ित होकर गोरों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। 1914 ईस्वी में भारत आकर ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और जीवन पर्यंत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुटे रहे। इनकी पत्नी कस्तूरबा ने भी जीवन पर्यंत इनके कार्यक्रमों में इनको पूरा सहयोग दिया और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे की गोली खाकर गांधी जी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो 1920 से 1947 तक का काल भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया, तो देखते हैं। इन्होंने क्या किया? सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर समाज में किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक भेदभावों को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अस्पृश्य मानवों को अपने गले लगाया। इन्होंने चरखा काटने का एक आदर्शवादी कार्यक्रम राष्ट्रवादी जनता को दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को स्वावलंबी बनने का कार्यक्रम था। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने कई कार्य किए, स्त्री शिक्षा पर बल दिया और बहुत सारे कार्य किए। फिर अगला देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर
ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू जी ने अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए थे और वहीं से बैरिस्टर बनकर भारत आए। यहाँ आकर इन्होंने वकालत शुरू कर दी, किंतु उसमें रुचि न हुई और इन्होंने उसे छोड़ दिया। 1923 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का सेक्रेटरी पद को स्वीकार किया और 1928 ईस्वी में जब कमीशन भारत आया तो जवाहरलाल नेहरू ने काले झंडे से उनका स्वागत किया। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। इन्होंने 1929 ईस्वी में दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में रावी नदी के तट पर सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है, न कि औपनिवेशिक स्वराज्य। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका थी। इन्होंने 1946 में अंतरिम सरकार बनाई और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश आज़ाद हुआ तो ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी से मृत्यु पर्यंत भारत के प्रधानमंत्री बने रहने का गौरव प्राप्त है इनको। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के रहते हुए उस काल में इन्होंने देश की बहुत सेवा की। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रयोग इन्हीं के देन है। ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने 27 मई 1964 ईस्वी को देश के इस महान सेनानी का निधन हो गया। इनको बच्चे क्या कहते थे? चाचा नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऐसे महान नेता थे जिन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया। वे आज भी जन जन के मन में निवास करते हैं। फिर अगला देखते हैं दादा भाई नौरोजी। भारत के वृद्ध पितामह, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। इनकी शिक्षा बम्बई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई थी। शिक्षा पूरी हुई, उसके पश्चात ये कॉलेज में गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1853 में इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की और 1856 ईस्वी में इन्होंने अध्यापक पद से त्यागपत्र दिया और केम एंड सन नामक पारसी कंपनी में नौकरी करने का निर्णय लिया। फिर इन्हें कुछ कार्य से इंग्लैंड जाने का अवसर मिला। इन्होंने 1876 ईस्वी में बड़ौदा राज्य के दीवान पद पर नियुक्त हो गए और रियासत के रेजिडेंट से मतभेद होने के कारण दीवान पद से भी त्यागपत्र दे दिया। इनके विचार क्या थे कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान हम अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। कुछ 3 मांगें इन्होंने रखी थी। भारतीयों को स्वराज पाने का अधिकार, भारतीयों की उच्च सरकारी पदों पर अधिकाधिक नियुक्तियां, भारत और इंग्लैंड के बीच न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध हैं। और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। एक बार 86 में, एक बार 93 में, एक बार 1906 में। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक की रचना थी जिसका नाम था निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि अंग्रेज शासन काल में भारतीयों की स्थिति दासों के समान थी। दादा भाई नौरोजी की मृत्यु सन 1917 ईस्वी को हो गई थी और ये महान देशभक्त थे। फिर नेक्स्ट है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारत में जब उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इनके सबके ऊपर अपने देश और देशवासियों पर मर मिटने की बात भारत के कर्मचारियों में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। इनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक जिले में हुआ था। 1879 ईस्वी में इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्र निकाले। सन 1884 ईस्वी में इन्होंने भारत में एजुकेशन सोसाइटी नाम
एक प्रमुख शिक्षण संस्था की स्थापना की। तिलक अपनी प्रबल राष्ट्रीय भक्ति के कारण देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। सन 1889 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया और सन 1908 ईस्वी में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कारावास दे दी। जेल से छूटने के बाद वे पुनः स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और गणपत उत्सव, शिवाजी उत्सव सब मनाने की प्रथा चालू कर दी। इन्होंने 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता प्राप्त के लिए उन्होंने 4 साधन बताए: स्वदेशी भावना का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, शांतिपूर्वक सक्रिय विरोध। लोकमान्य तिलक ने 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। कारावास में ही इन्होंने रचना की थी गीता रहस्य, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का मुंबई में निधन हो गया। महात्मा गांधी ने तिलक के बारे में कहा था, हमारे समय में किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का था। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतनी तन्मयता से प्रचार नहीं किया जितना कि लोकमान्य जी ने किया था। फिर नेक्स्ट आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनका जन्म 9 मई सन 1866 ईस्वी को कोल्हापुर राज्य में हुआ था। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली और 20 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रोफेसर बन गए थे। 39 वर्ष की आयु में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वे पूना सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक अखबार के संपादक बन गए। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की और उसमें सेवा भाव, आत्मत्याग तथा देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। 1905 ईस्वी में गोखले भारत की ओर से प्रचारार्थ इंग्लैंड गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी के कार्यों में सहायता की। बाद में भारत आकर उन्होंने वैधानिक तरीके से भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने के लिए प्रेरित किया। 19 फरवरी 1915 को गोपाल जी की मृत्यु हो गई। गोपाल जी कितने निर्मल और पवित्र थे, उन्हीं के शब्दों में देखिए, तुम लोग मेरे जीवन चरित्र लिखने न बैठना, मेरी मूर्ति बनवाने में भी अपना समय न लगाना। तुम लोग भारत के सच्चे सेवक होंगे तो अपने सिद्धांत के अनुसार आचरण करना, अर्थात भारत की ही सेवा करने में अपनी आयु व्यतीत करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म उड़ीसा की राजधानी कटक में 23 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता राय बहादुर, माता जानकी नाथ बोस कटक की नगर पालिका के प्रधान। इनके पिता राय बहादुर जानकी नाथ बोस कटक की नगर पालिका के प्रधान तथा गणमान्य वकीलों में से थे। इनकी माता श्रीमती प्रभावती बोस पुराने धार्मिक विचारों की सरल स्वभाव वाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की। 17 वर्ष की अल्प आयु में ही बिना किसी को सूचित किए हिमालय सत्य की खोज में चल दिए। 6 माह भटकने के बाद वे घर लौटे। 1919 ईस्वी में उन्होंने बीए परीक्षा की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात उन्होंने विलायत से ICS की परीक्षा पास की और सिविल सेवा में ले लिए गए, किंतु उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के विरोध की भावना थी, तब उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी। अहिंसा का समर्थन न करने के कारण गांधी जी से उनका मतभेद हो गया। सरकार ने सुभाष के क्रांतिकारी कार्यों से घबरा कर 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में उन्हें बिना किसी कारणवश गिरफ्तार कर लिया और 3 साल तक नज़रबंद रखा। इन्होंने युवक कांग्रेस का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 4 वर्षों तक विदेशों में भ्रमण किया। यूरोप से वापस आने पर वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। फिर उन्होंने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके प्रारंभ में इन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और नज़रबंद घर पर कर दिया। इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और एक दिन भाग निकले। देश बदलकर कलकत्ता से दिल्ली, पेशावर, काबुल होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और जापान की सहायता से 1943 में मलाया और सिंगापुर के भारतीय सैनिकों को संगठित करके आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
आज़ाद हिंद फौज के अंग्रेज सेना का मुकाबला किया और अंग्रेजों की नाक में ही दम कर दिया सॉरी। किंतु 1945 ईस्वी में जापान की आकस्मिक हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जिस वायुयान में टोक्यो जा रहे थे उसमें आग लग गई, वह टूट कर गिर गया। सारे देश में इस समाचार से शोक की लहर फैल गई। आज भी नहीं पता चल पाया कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं या मर गए। तो हमने देखा कि जितने भी उग्रवादी थे सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा परिचय पढ़ा है। बहुत ही कम क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, बस हमने थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करवा दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो वो मैंने एक सारणी पहले ही दिखाई थी, उसी में से आप लिख सकते हैं। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद नारायण, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो ये क्वेश्चन मात्र पूछा गया और इसमें से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी के बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से नॉलेज होगी। इनके बारे में इनका परिचय आप सभी को पता होगा। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, मात्र जो मैंने रिवीजन करवाया है वो आप कर लीजिए और आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले। मैंने इतना एनालिसिस किया, उसके बाद भी हमें क्वेश्चन नहीं नज़र आए। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सभी ग्रुप में जाकर के ज़रूर शेयर करें, जो सभी बच्चों का रिवीजन हो। ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था और इस चैप्टर से हमने बताया ना कि एक भी क्वेश्चन हमें देखने को लॉन्ग में मिले ही नहीं। बस छोटा सा क्वेश्चन आया था, उदारवादी नेताओं के नाम लिखे या उग्रवादी नेताओं के नाम को लिखने को आएगा। और इसकी जो PDF होगी वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए या सिर्फ वीडियो देख लीजिए, तब भी आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैंने प्रयास किया है जल्दी समझाने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर ऐसा नहीं है जो नया आप लोगों के लिए। आप लोग तो ये सारा चीज़ पढ़ चुके होंगे पहले ही। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से ज़रूर सभी कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।